हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आरबीआई की मीटिंग आने वाली है और उससे पहले बाजार थोड़ा घबराया घबराया सा लग रहा है। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि बाजार थोड़ा बेरिश प्रेशर उसमें हमें दिख रहा है और साथ ही वो अपने डायरेक्शन को पता करने की कोशिश कर रहा है। तो आरबीआई पॉलिसी से पहले किस तरीके की पोजीशंस मार्केट में बन रही हैं, इस वीडियो में हम इसको डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बजट और मार्केट पे उसके इम्पैक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो बजट आया, बजट आने के बाद मार्केट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि मार्केट को ये बजट पसंद नहीं आया। लेकिन कुछ स्टॉक्स अभी भी दौड़ रहे हैं बजट आने के बाद और कुछ स्टॉक्स नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं और वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो प्रिसाइसली किन सेक्टर्स और स्टॉक्स ने बजट पे पॉजिटिवली रिएक्ट किया और किन्होंने बजट को थम्स डाउन किया, आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो हम एक एक करके पहले उन अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली स्टॉक्स और सेक्टर को इम्पैक्ट करती है और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से वो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो आइए सबसे पहले जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट बजट में रही, जो सबसे ज़्यादा हमें मैटर करती है, इनकम टैक्स में छूट और उनके स्लैब्स में बदलाव। तो इसके मुताबिक करीब 1 करोड़ लोगों को इस छूट का फायदा होगा और करीब 1 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा जो लोगों के हाथों में इतना पैसा आएगा। तो ऑब्वियसली जब लोगों के हाथों में एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो वो उसकी इस्तेमाल करेंगे और कुछ चीज़ों में उस पैसे को लगाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट क्लियरली हमें मार्केट में दिखता है। तो सबसे पहले ऑटो सेक्टर को इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। जो लोग 10 लाख 15 लाख 20 लाख की जिनकी इनकम है, तो उनके पास जब एक्स्ट्रा इनकम आएंगे तो वो ऑटोमोबाइल्स 2 व्हीलर 4 व्हीलर में इन्वेस्ट करेंगे और इसका सीधा इम्पैक्ट आप देखिए ऑटो सेक्टर में हमें दिखता है। मारुति आप देख सकते हैं 6% से ज़्यादा अप है, हुंडई मोटर्स 10% से ज़्यादा अप है और मारुति और हुंडई हम जानते हैं सबसे ज़्यादा इसकी कार्स लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो जो कि ईवी बाइक्स पे काम करते हैं और ईवी में जो मिनरल्स जैसे कॉपर और कोबाल्ट यूज़ होता है उसमें भी कुछ एडिशनल छूट दी गई है, लेकिन उसका कुछ विशेष फ़ायदा हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हीरो मोटो और बजाज ऑटो दोनों आप देख सकते हैं फ्लैट हैं, लेकिन जो 4 व्हीलर्स हैं मारुति और हुंडई मोटर्स उसमें हमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसे आएंगे कंज्यूमर सेक्टर को उसका फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए जो अप्लायंसेस का मार्केट है, वाइट गुड्स का मार्केट है, उसमें भी हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो हैवेल्स हो, क्रॉम्पटन ग्रीव्स हो या जोमेटो, क्योंकि जब हाथ में ज़्यादा पैसे आते हैं तो इस तरीके की चीज़ों पर लोग ज़्यादा खर्च करते हैं। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर अगर आप देखें तो इस पर शुरू में तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला डे 1 में, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें प्रेशर दिख रहा है। तो इसको हम न्यूट्रल मानेंगे और उसकी वजह ये है कि लोगों के हाथ में जब सडनली एक्स्ट्रा पैसा आता है तो वो अपनी शौक की चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करते हैं और ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं और अक्सर एक मिडिल क्लास फैमिली इन पे कटौती नहीं करता है और बहुत ज़्यादा इन पे एक्स्ट्रा स्प्लर्ज भी नहीं करता है। इसके बाद आइए जो बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ जो घोषणाएं की गई बजट में उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है उसका भी फ़ायदा बैंकों को मिलेगा। करीब 40 to 45,000 करोड़ के डिपॉजिट्स बैंक्स में पहुंचेंगे और बैंक ज़्यादा लोन दे पाएंगे क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी ज़्यादा आ गई। साथ ही CRR कट्स किए गए हैं, उससे लिक्विडिटी बढ़ी है, आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की है। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये 2 चीज़ें आप देखिए जो अनाउंसमेंट की गई है बजट में, पीएम धन धान्य कृषि योजना फार्मर्स के लिए और MSME के लिए जो क्रेडिट गारंटी की स्कीम है वो इस बजट में थोड़ी बढ़ाई गई है। तो इससे जो बैंक्स और NBFCs हैं ज़्यादा लोन देंगे ऐसा उम्मीद है। और इसका क्या इम्पैक्ट हमें दिखता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो फ्लैट है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स अगर आप देखिए HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, ये तीनों ऊपर भाग रहे हैं। साथ ही NBFCs में भी आप देखिए
तो हमें अच्छी खासी यहाँ पे राइज देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस करीब 9% अप है, L&T फाइनेंस करीब 4% अप है और चोला फाइनेंस भी करीब करीब 8% से ज़्यादा अप है पिछले 5 दिनों में। इसके बाद जो एक और अनाउंसमेंट की गई है शिप बिल्डिंग से रिलेटेड, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात हुई है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है आप देख सकते हैं कि मैज़गॉन डॉक जो है वो डाउन है, नेगेटिव में है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फ्लैट है और कोचिन शिपयार्ड भी थोड़ा नेगेटिव है। और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि ये स्टॉक्स पिछले 2-3 सालों में इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि ये जो छोटा सा अनाउंसमेंट किया गया है, असिस्टेंस देने की बात हुई है, ये मार्केट को एक्साइट नहीं कर रहा है और लोग इन स्टॉक्स को डंप कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इन स्टॉक्स में पिछले दिनों हमें गिरावट देखने को मिली है। तो बेसिकली यहाँ पर उनकी वैल्यूएशंस का करेक्शन हो रहा है ऐसा लगता है। अब आइए डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे 9% का एलोकेशन बढ़ाया गया, ये तो पॉजिटिव लगता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है और इसका भी वही रीज़न है, जिस तरीके से डिफेंस के स्टॉक्स पिछले 1-1.5 सालों में भागे हैं तो इनकी जो फेयर वैल्यूएशंस है इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं और ये केपेक्स के दम पर भाग रहे थे और इस बजट में केपेक्स को थोड़ा टोन डाउन किया गया। एक ऐसा लगता है कि वो पीक आउट हो रहा है, तो मार्केट को ये लगता है कि आने वाले दिनों में अब उस तरीके से सरकार इन सेक्टर्स पे पैसा नहीं लगाएगी और क्लियरली आप देख सकते हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। कोई भी मेजर डिफेंस के स्टॉक्स आप देखेंगे तो वहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 5 दिनों में। अब आइए ज़रा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो बजट में थोड़ा इसको पुश देने का कोशिश किया गया है, बहुत ज़्यादा कुछ मेजर बदलाव नहीं है, लेकिन कहीं पर जो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स है, जैसे ये इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है, तो इसमें कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है ताकि लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करें या इंडिया में जो बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें, बाहर की ना करें। और कुछ जो पैनल्स हैं, ओपन सेल पैनल्स जो होती हैं, उनमें जो ड्यूटी को कट किया गया है, यानी कि आप यहाँ पर हम प्रोडक्शन करेंगे, उस पार्ट को अगर बाहर से मंगाएंगे तो इसका उन कंपनीज़ को फ़ायदा मिलेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर ये इंडस्ट्री नहीं है, बड़ी छोटी इंडस्ट्री है, कुछ ही कंपनीज़ काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ मेजर कंपनीज़ ये हैं और यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनका यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। डिक्सन थोड़ा फ्लैट है क्योंकि वंस अगेन ये काफ़ी हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक था, लेकिन इन स्टॉक्स में देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। 9% यहाँ पर अप है एम्बर एंटरप्राइज और पीजी इलेक्ट्रोपास्ट करीब 15% अप है। अब ये जो टैरिफ की बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की और चाइना में टैरिफ लगाया जा रहा है, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बढ़ेगी, उसके एंटिसिपेशन में भाग रहा है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऐसी चीज़ है जो आप रातों रात शुरू नहीं कर सकते, इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाना पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि इस बजट के अनाउंसमेंट से ये ज़्यादा इंस्पायर्ड है। अब आइए दोस्तों पावर सेक्टर की बात करते हैं। तो पावर सेक्टर जो ट्रेडिशनल पावर सेक्टर है उसमें कोई विशेष अनाउंसमेंट तो नहीं की गई, लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें एलोकेशन को बढ़ाया गया है, जैसे सोलर, विंड एंड न्यूक्लियर, और उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पे होता हुआ दिख रहा है। सुज़लॉन काफ़ी हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक है, उस तरीके की उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और ये कुछ साल पहले ये पेनी स्टॉक हुआ करता था। हम देख सकते हैं कि इसमें क्या ज़बरदस्त उछाल आया है, तो यहाँ पर थोड़ी करेक्शन होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर आप बाकी जो रिन्यूएबल की कंपनीज़ हैं वहाँ देखें, जैसे आइनॉक्स विंड ये करीब 5% अप है, SGVN ये करीब 2% अप है और वॉलचंद इंडस्ट्रीज ये न्यूक्लियर की एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है, तो यहाँ पर ये 11% अप है। तो क्लियरली उसका इम्पैक्ट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। और जो ट्रेडिशनल पावर के प्लेयर्स थे जो केपेक्स पर डिपेंडेंट थे, जैसे आप देखिए कल्पतरू एनर्जी या हिताची एनर्जी, जो भी ट्रेडिशनल पावर प्लेयर्स थे वहाँ पर हमें गिरावट इस वक्त दिख रही है। अब आइए थोड़ा केपेक्स की और बात करते हैं। तो इस बजट में जो केपेक्स है उसको मोटा मोटा फ्लैट रखा है, करीब सिर्फ 10,000 करोड़ ही बढ़ाया है। तो 11.1 लाख करोड़ था
पिछले बजट तक उसे इन्होंने 11.2 लाख करोड़ ही किया है, बहुत मामूली सा वहाँ पर बढ़त हुई है। और जिस तरीके से ये सेक्टर भाग रहे थे केपेक्स के डिपेंडेंट सेक्टर, वो ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि और भी ज़्यादा केपेक्स में बढ़ोतरी होगी, जो कि नहीं हो रही। और उसका एक विक्टिम मैंने आपको बताया कि डिफेंस सेक्टर था, उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और दूसरा उसका विक्टिम जो है रेलवे सेक्टर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मोटा मोटा केपेक्स यहाँ पर फ्लैट है, लेकिन जो रेल बिछाने वाली होती है या इलेक्ट्रिफिकेशन का जो उनका प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस पर केपेक्स थोड़ा कम ही किया गया है। तो रेल सेक्टर्स के कोई भी स्टॉक को उठा के आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा प्रेशर ही देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर केईसी इंटरनेशनल और कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, ये दोनों पावर से रिलेटेड हैं, तो ये एक्चुअली पावर में आता है, बट ये केपेक्स से भी रिलेटेड है। लेकिन अगर आप रेल की बात करें तो रेल से लार्सन एंड टुब्रो, इरकॉन, रेल विकास निगम लिमिटेड, आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रेशर में हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो बजट में अनाउंसमेंट्स हुई हैं उनका सीधा इम्पैक्ट कुछ सेक्टर्स और कुछ स्टॉक्स में देखने को मिला है, कुछ में पॉजिटिव भी देखने को मिला है। हाँ, अब ये देखने वाली बात होगी कि ये कितने दिन सस्टेन करते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर मार्केट में बड़ी गिरावट होती है तो इन पर भी इम्पैक्ट होगा। लेकिन 5-6 दिन तक रैली को सस्टेन करना, ये हमें इंडिकेट करता है कि इसमें इन सेक्टर्स में बाइंग आई है, जिसमें हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, और जिनमें हमें गिरावट देखने को मिली उसमें ऐसा लगता है कि उन स्टॉक्स को डंप किया गया है। साथ ही दोस्तों हम अपने पोर्टफोलियो का भी आपको अपडेट दे देते हैं कि हमारे 2024 पोर्टफोलियो में हमने भी अब एक स्टॉक को आइडेंटिफाई किया है। अगले कुछ दिनों में हम उसे ऐड करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जून 2024 में हमने इस पोर्टफोलियो को लॉन्च किया था, और आज फरवरी तक अगर हम रिटर्न को कैलकुलेट करें तो इसमें करीब 25% के आसपास की रिटर्न है। 24% से थोड़ा ज़्यादा की रिटर्न अब तक हमारा पोर्टफोलियो दे रहा है। जबकि अगर आप निफ्टी को कंपेयर करेंगे तो इसी ड्यूरेशन में रिटर्न्स आर फ्लैट या शायद 1-2% पॉजिटिव हो। तो आइए दोस्तों अब मार्केट्स की बात करते हैं। तो मार्केट्स पिछले 2-3 दिनों से थोड़े सहमे से लग रहे हैं और अपने डायरेक्शन को पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं आरबीआई पॉलिसी के आने से पहले। क्या वो बुलिश पोजीशंस बन रही हैं, क्या वो बेरिश पोजीशंस बन रही हैं, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में फिर हम एक चार्ट की एनालिसिस भी करेंगे, ये पता करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके की पोजीशंस पिछले दिनों बाज़ार में बन रही हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एफआईआईज़ की इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन, यानी कि सारे इंडाइसेस की मिलाकर जो उनकी फ्यूचर्स की पोजीशंस है वो क्या बता रही है। तो हम जानते हैं कि उनकी शॉर्ट पोजीशन पिछले कई महीनों से, अक्टूबर से पहले से शॉर्ट पोजीशंस लगातार चल रही हैं, और टाइम टू टाइम मैं वो चार्ट्स भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों से का अगर आप देखें, करीब 10 दिनों का अगर आप डेटा देखें, तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो शॉर्ट्स को कट कर रहे हैं। अपने शॉर्ट्स जो लगातार वो बढ़ा रहे थे और कुछ दिन पहले तक वो ऑल टाइम हाई लेवल्स पर थी, तो उसमें कटौती कर रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं वो कटौती कर रहे हैं। तो ऐसा क्या उम्मीद वो लगा रहे हैं। तो बजट को तो थम्स डाउन कर दिया, बजट के दिन भी वो सेलर थे, उसके बाद भी सेलिंग कर रहे हैं। क्या वो बैंक के जो आरबीआई पॉलिसी आने वाली है उस पर बेट कर रहे हैं, या उसके डर से शॉर्ट्स को कट कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कई बार होता है कि कुछ दिनों तक वो अपने पोजीशंस को कट करते हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ सम इवेंट्स, और वापस से उन शॉर्ट्स को रिज्यूम करते हैं। तो अभी कहना मुश्किल है कि क्या वो पूरे के पूरे शॉर्ट्स को कवर करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि इवेंट से पहले वो अपनी पोजीशंस को थोड़ा लाइट कर रहे हैं। अब आइए दोस्तों पुट कॉल रेशियो की बात करते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि किस तरीके की पोजीशंस बाजारों में बन रही हैं। तो यहाँ पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को देखेंगे। जो आप ये ग्रीन लाइन है ये प्राइस है, और जो ब्लू लाइन है ये पुट कॉल रेशियो है। और जब पुट कॉल रेशियो ऊपर जाता है तो हम ये मानते हैं कि बुलिश पोजीशंस बनाई जा रही हैं,
और जब वो नीचे जाता है तो हम ये मानते हैं कि बेरिश पोजीशंस बन रही हैं या बुलिश पोजीशंस कट रही हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, तो अगर आप पुट कॉल रेशियो को देखें तो ये नीचे जा रहा है, यानी कि लोग अपनी बुलिश पोजीशंस को घटा रहे हैं और बेरिश पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं। ये हमें यही इंडिकेट करता है और हम देख सकते हैं कि मार्केट भी नीचे जा रहा है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि आरबीआई पॉलिसी से बहुत ज़्यादा निफ्टी के जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इन एनी केस अगर आरबीआई पॉलिसी पॉजिटिव आती है तो बैंकों के स्टॉक्स में उसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से बैंक के स्टॉक्स ही भाग रहे हैं और जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो वही पिक्चर आपको दिखती है। यहाँ पर भी आप देखिए, यानी कि बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशियो से ज़्यादा ऊपर चला गया है, थोड़ा ओवर वैल्यूड होता हुआ दिख रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलिश पोजीशंस नहीं है। ये सब डेटा देखकर ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी के जो ट्रेडर हैं वो भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि सीआरआर में कटौती होगी। तो दोस्तों, क्या सीआरआर में कटौती होगी? आपको क्या लगता है? आइए इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्लू देता हूँ। और वो क्लू क्या है? वो क्लू ये है, क्या आप सीआरआर कट्स और इसको जोड़ पा रहे हैं? आपको क्या लगता है इससे उसका क्या कनेक्शन है? ज़रूर अपना कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आइए अब क्विकली निफ्टी के चार्ट की एक एनालिसिस करते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट्स कहाँ जा रहे हैं। तो ये वेव पैटर्न में लगातार आपको दिखा रहा हूँ और इसके बेसिस पर आप देख सकते हैं कि ये वेव 1 है, ये वेव 2 है और इस वक्त हम वेव 3 में चल रहे हैं। अगर हम इसको थोड़े शॉर्टर ड्यूरेशन में देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो ये एक बेरिश चैनल में प्राइजेस मूव कर रहे हैं और ये चैनल इसको तोड़कर ऊपर चला गया है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा। अब इसके बाद आप देखिए क्या हो सकता है। तो जो एक हेल्दी चीज़, अगर हम मार्केट को चाहते हैं कि थोड़ा और ऊपर जाए तो क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि ये प्राइजेस वापस से नीचे चैनल पर आनी चाहिए और दोबारा नए हाईज को टच करना चाहिए, तभी हम इसे बुलिश मानेंगे और तभी हम निफ्टी में हमें कोई मीनिंगफुल रैली हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर हम इस वेव पैटर्न के हिसाब से देखें तो जो हमारा टारगेट है 21,660 का, उसी तरफ मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर सीआरआर कट्स में कोई बदलाव होता है तो शायद वो हमारा जो टारगेट कुछ और दिनों से डिलेड हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।